जिसने खिड़की के पास आकर अप्रसन्न मुद्रा में मेरी तरफ देखा था, पहचानने में जरा सी भी गलती नहीं हुई मुझसे। मैं लड़खड़ाते हुए स्वर में बोला, क्या यही है आपके पूर्वज और कपालिक सन्यासी के शिष्य वेणी माधव जी? हाँ, यही है। उन्होंने स्वयं अपना ही चित्र बनाया था। उनके सारे संग्रहित दुर्लभ वस्तुएं मेरे पास संग्रहित हैं। उन्हीं में से ये एक चित्र भी था। आपको 2-3 चित्र और दिखाऊंगा, आपको घोर आश्चर्य होगा। यह कहकर तामड़े महाशय ने फिर संदूक खोला और उसमें से चित्रों का एक पुलिंदा निकालकर मुझे थमा दिया। वे चित्र भी काफी जीर्ण शीर्ण थे। मैं खोलकर देखने लगा। पहले चित्र में एक काफी लंबा चौड़ा मैदान था। मैदान के एक ओर विशाल इमारत बनी थी। आकाश में विमान उड़ रहा था और एक विमान इमारत के पास मैदान में बैठा हुआ था। चित्र 400 वर्ष पुराना था, मगर चित्र में जो विमान थे वह अत्याधुनिक थे। मुझे बेहद आश्चर्य हुआ। मैंने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा, क्या आपको यह बनावटी नहीं मालूम पड़ता है? कागज पुराना है, जीर्ण शीर्ण भी है, चित्र भी 400 वर्ष पूर्व का है, मगर आज के हवाई जहाजों जैसा ये चित्र बना कैसे? विमानों का पौराणिक वर्णन मैंने सुना था। उस वर्णन पर तो आधारित विमान आधुनिक विमानों से तो भिन्न होते थे, तो आधुनिक विमान का यह चित्र इस पर अंकित हुआ कैसे? तामड़े महाशय ने कहा, आपको यही शंका है ना कि इन चित्रों के कागज पुराने हैं किंतु चित्र नहीं, पर यह एकदम असंभव है। यह कागजात परंपरागत रूप से पिता से पुत्र के हाथों में आए हैं। इनकी एक लंबी सूची भी है, मेरे परदादा के दादा के समय की। मैं आपको वो सूची दिखा सकता हूं। इसलिए यह चित्र जाली है, यह मानना कठिन है। अगर इसे एक तरफ रख दिया जाए तो भी आपने अभी तक सभी चित्रों को देखा नहीं है। उन्हें देखिए, तब आप स्वयं समझ जाएंगे कि उनकी क्या व्याख्या हो सकती है। मैंने दूसरा चित्र देखा। आधुनिक महायुद्ध का दृश्य था। भयंकर हृदय विदारक दृश्य। तामड़े महाशय जी ने बताया, यह तीसरे विश्व युद्ध का दृश्य है। कल्पना भी नहीं की जा सकती है ऐसे महायुद्ध की, मगर होगा अवश्य यह तीसरा महायुद्ध। अब तीसरा चित्र देखिए। तीसरे चित्र को देखकर मैं आश्चर्य के मारे स्तब्ध रह गया। हे भगवान, क्या देख रहा हूं मैं? उसका कागज भी जीर्ण था, रंग भी फीका था, पर वह चित्र अभी 1 माह पहले के प्रसंग का था और चित्र भी मेरा ही था। अमावस की रात को मैं बाहर खड़ा अंदर का दृश्य देख रहा था। उसी प्रसंग का चित्र था। अमावस की रात थी, गहरा अंधकार था। कपालिक मठ की उस रहस्यमय खिड़की से प्रकाश छनकर रोशनी मुझ पर पड़ रही थी। मैं अपने हाथ में पत्थर का टुकड़ा लिए हुए था। मेरे चेहरे पर भय और विस्मय के भाव थे। उस वक्त का एकदम सही चित्र था वो, कहीं कोई भ्रम नहीं था। अविश्वास भी नहीं किया जा सकता था। मैंने अस्फुट स्वर में कहा, ये चित्र तो मेरा अपना ही है, 1 मास पूर्व का, पर यह संभव हुआ कैसे? संभव होना आसान है। मेरे पितामह के परदादा श्री वेणी माधव तामड़े ने आपको इसी रूप में देखा होगा। क्या कहा? उत्तर में समझाते हुए तामड़े महाशय ने बतलाया कि जिस व्यक्ति ने कमरे के भीतर से आपको घूर कर देखा था, वे वेणी माधव जी ही थे। उनके पास जो लोग हवन कुंड के पास बैठे हुए थे, वे लोग उनके सहयोगी थे। बाद में आपने एक और व्यक्ति को देखा होगा, कपालिक सन्यासी के वेश में। हां, देखा था। कौन था वो व्यक्ति? वह थे वेणी माधव जी के कपालिक गुरु स्वामी प्रज्ञानंद कपालिक। एक बात मैं और पूछ सकता हूं? पूछिए। उस यज्ञ भूमि में वह नग्न युवती कौन थी? मेरी बात सुनकर वेणी माधव कुछ समय के लिए मौन साध गए।
फिर बोले, वे कपालिनी थी, भयंकर कपालिनी। उसी का आश्रय लेकर उसी के माध्यम से स्वामी प्रज्ञानंद कपालिक ने रसायन विद्या में सिद्धि लाभ किया था। थोड़ा रुककर तामणे महाशय ने कहना शुरू किया, आपने 400 वर्ष पूर्व का दृश्य देखा था, मगर इस समय कपालिनी की आयु लगभग 500 वर्ष है। वह मरकर भी जीवित है। उसकी आयु अक्षुण्ण है, कालंजयी है। वह कपालिनी, वह विभिन्न रूपों में और विभिन्न परिवेशों में भ्रमण करती रहती है। उसी की अगोचर सहायता से, उसी के अदृश्य निर्देशन से एवं मार्गदर्शन से मैं स्वयं पिछले 45 वर्ष से रसायन विद्या और काष्ठ औषधि तंत्र में शोध एवं अन्वेषण का कार्य कर रहा हूं। तामणे जी की यह बात सुनकर स्तब्ध रह गया मैंने हकलाते हुए बोला, इस समय भी वह कपालिनी किस रूप में, किस वेश में होगी, किस स्थान पर है? हाँ है, तामणे महाशय ने कहा, मगर आप पहले सिद्धांत को समझिए। पहले यह बतलाइए, वह जो शीशा विशेष प्रकार का है, उस पर आपकी नजर पड़ी थी या नहीं? हाँ, वो तो देखा था मैंने। पत्थर के टुकड़े से काफी प्रहार भी किया था, पर वह टूटा नहीं। ठीक कहते हैं आप, मैं भी हथौड़ा चलाकर देख चुका हूं। शीशे को जरा सी भी क्षति नहीं पहुंची। मैं अनेक विशेषज्ञों को भी लेकर वहां पहुंचा था, पर विशेषज्ञ यह बताने में असमर्थ रहे कि वह शीशा किस प्रकार से बना है। अभी मैंने जो चित्र आपको दिखाया है, उसमें और शीशे में कोई संबंध हो सकता है, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। पर आपने जो मुझे अपनी कथा सुनाई और घटना का वर्णन किया, तो मैं एकदम चौंक पड़ा। आपका एक महापुरुष के उस प्रसंग का एक चित्र है। इस बात को ध्यान में आते ही उस शीशे का एक गुण मेरी समझ में बिल्कुल साफ आ गया है। कैसा गुण? तामणे महाशय बोले, आपकी समझ में नहीं आया? जरा सोचिए। नहीं समझ पाए? आपका चित्र जो इस प्राचीन जीर्ण कागज में अंकित है, उसे श्री वेणी माधव तामणे ने आज से 400 वर्ष पूर्व बनाया था। इसका मतलब यह है कि उस शीशे में भविष्य नजर आया था। क्या कहा आपने? मैं मूर्खों की तरह तामणे जी की ओर ताकते हुए बोला, हाँ, और आपने जो कुछ भी देखा था वह 400 वर्ष पूर्व का भूतकाल का दृश्य था। यानी मुझे उस शीशे में भूतकाल नजर आया था। हाँ, वह शीशा पारदर्शक ही नहीं, कालदर्शक भी है। तामणे महाशय ने कहा, उस शीशे के दोनों तरफ दो काल नजर आते हैं। बाहर से देखने पर भूतकाल और अंदर से देखने पर भविष्य काल नजर आता है। हे भगवान, कितना विलक्षण और अविश्वसनीय सत्य था वो। अविश्वास प्रकट करने के लिए कोई भी आश्चर्यजनक शब्द कहना काफी था, पर इसकी वास्तविकता और वास्तविक अनुभूति अजीबोगरीब थी। मैंने जिनको देखा था, वे 2 साल पहले के वेणी माधव विषयरत्न और उन वेणी माधव विषयरत्न द्वारा 400 वर्ष पूर्व बनाया गया चित्र हूबहू मेरा था। तामणे महाशय ने कहा, एक काल से दूसरे काल में जाने और वहां का दृश्य देखने की कोई बात नहीं है। मैं बोला, केवल दूसरे काल में पहुंचना ही नहीं, दूसरे काल में जाने और वहां का दृश्य देखने को ठीक ठाक चित्र में अंकित कर देना कमाल की बात है। पर इसमें नवीनता क्या है? दूसरे के मन में प्रवेश करके उसके मन की बात को जान लेने की विस्मयजनक परंतु आश्चर्यजनक घटनाएं आपने भी देखी होंगी। जी नहीं, योगी मन में प्रवेश कर सकते हैं, यह तो मैंने सुना है, पर वे दूसरे के मन में अंकित छवि को जयों को त्यों अंकित कर सकते हैं, यह तो मैंने नहीं सुना। पर ऐसा होता तो है, और भी ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं।
आपने नासिक के गजानन महाराज गुप्ते का चरित्र पढ़ा है या नहीं? एक वर्णित घटना सुनाता हूं ताकि आपको विश्वास हो जाए। गजानन महाराज के एक भक्त थे, नाम था त्र्यंबक गांवकर। वो एक फोटोग्राफर थे। एक बार उनके पास बंबई के एक ऑडिटर श्री अंबर भाड़करे आए। खरेजी में अपनी माता का अंतिम संस्कार करने के लिए नासिक गए थे। उन्होंने अपनी माता का फोटो खींच रखा था, मगर उस समय उनके पास वो चित्र नहीं था। त्र्यंबक गांवकार के पास आकर उन्होंने एक विचित्र बात कही। मैं एकाग्रचित्त होकर अपनी माँ का ध्यान करता हूँ। आप ध्यान लगाकर मेरे मन में प्रवेश कीजिए और मेरे ध्यान में जो माँ की मूर्ति है उसे देखकर आप चित्र बना दीजिए। गांवकर ने बात मान ली। दोनों ही एक साथ आसनों पर बैठकर ध्यान मग्न हो गए। ध्यान से उठने के बाद ही गांवकर ने उनकी माता का चित्र बना दिया। आश्चर्य की बात है, चित्र बिल्कुल हूबहू था।